हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हम देखेंगे इसमें एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेंटिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। फिर हम देखेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और देखेंगे पल्मोनरी फंक्शन के टेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। इसमें दो टाइप के जोन्स होते हैं, पहला होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा आता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। अब 11th और 12th में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होता है नोज से और ख़त्म होता है ब्रेंक्यूल्स पे। और इसमें क्या क्या आता है? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रेंक्यूल्स। उसके बाद देखेंगे कंडक्टिंग जोन करता क्या है। कंडक्टिंग जोन के फंक्शंस होते हैं एयर को कंडक्ट करना, एयर को ह्यूमिडिफाई करना और फिल्टर करना। लेकिन यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी जोन में। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आता है? रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई। मेनली इसी को ही गैसियस एक्सचेंज की साइट कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना एयरवेज ब्रांचिंग। तो जो टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स होते हैं उससे कहाँ जाता है फिर रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स में, जो भी एयर होती है हमारी। फिर एयर जाती है हमारी एल्वुलर डक्ट्स में और डक्ट्स के बाद जाती है एल्वुलाई के सैक्स में। हर एक सैक में लगभग 300 मिलियन एल्वुलाई होती हैं। अब एल्वुलाई किस चीज़ की बनती हैं? एल्वुलाई बनती हैं 3 टाइप के सेल से, जिसमें से हमारा पहला सेल होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, फिर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और एल्वुलर मैक्रोफेजेस। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स क्या करता है? थिन रहता है। 90% ऑफ सरफेस में टाइप 1 न्यूमोसाइट्स ही पाया जाता है और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और जो हमारा टाइप 2 न्यूमोसाइट होता है वो क्या करता है? सरफेक्टेंट नाम का एक लिक्विड होता है जो सिक्रीट करता है हमारा टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, और ये रीजनरेटिव होता है। और मैक्रोफेजेस का काम तो सबको पता है, मैक्रोफेजेस का काम डिफेंस होता है। तो ये एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं। इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन देखते हैं हम। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? लो प्रेशर हाई फ्लो सिस्टम रिसीव एंटायर कार्डियक आउटपुट, ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। और प्लूरा, प्लूरा क्या होता है? प्लूरा दो टाइप का होता है, विसरल और पेराइटल। विद प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। कौन? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, फंक्शनल एनाटॉमी में सिर्फ हमें इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उसके बाद हम देखते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो वेंटिलेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। हवा का लंग्स में अंदर जाना और अंदर से बाहर आना ही वेंटिलेशन कहलाता है। जैसे हमारे घरों में भी वेंटिलेशन होते हैं, वेंटिलेशन विंडोज़ होती हैं, वेंटिलेशन डोर होते हैं, या फिर वेंटिलेशन फ़ैन लगा रहता है, जिससे गर्म हवा बाहर जाती है, ठंडी हवा अंदर आती है। यही वेंटिलेशन होता है हमारे लंग्स में भी। वेंटिलेशन देखते हैं माइन्यूट वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन। माइन्यूट वेंटिलेशन में क्या होता है? उसका फॉर्मूला है अपने पास, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। और एल्वुलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला क्या है? टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड सरफेस, और जो भी आएगा उसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम रेस्पिरेटरी रेट से। रेस्पिरेटरी रेट को हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, ये लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के फॉर्मूलाज लिखे हैं और कैपेसिटीज़ लिखी हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितना आता है? लगभग 500 ml होता है। जो हम नॉर्मल एयर ब्रीथ करते हैं एक बार में वो लगभग 500 ml होती है। IRB कितना होता है? 3000 ml होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतनी ही एयर इंस्पायर कर सकते हैं। ERB 1100 ml होता है,
जो हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, एक पूरी सांस लेने के बाद जब हम पूरी एयर फोर्सफुली बाहर निकाल देंगे, जो भी हमारे लंग्स खाली हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि लंग्स खाली हो गए, पर वो बेसिकली खाली नहीं होते हैं। लंग्स कभी भी खाली नहीं होते हैं, उनमें एयर मौजूद होती है और वो होती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम, जो है 1200 ml की। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला है IRV प्लस वाई टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, जो टोटल हमारा आ जाता है 4700 ml। टोटल लंग कैपेसिटी है 5900 ml और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम आता है 2300 ml। ठीक है। जो रेस्पिरेशन के मैकेनिज़म्स हैं उनको देखते हैं अपन। रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है, और एक्सपायरेशन है पैसिव प्रोसेस। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी इलास्टिक जैसे जो लंग्स और डायफ्राम होते हैं वो फैल जाते हैं, और जब वो सिकुड़ते हैं तो अपने आप ही एक्सपायर हो जाती है एयर बाहर की तरफ। जैसे आयुर्वेद वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे, तो बात का कर्म में लिखा है उच्छ्वास और निश्वास, उसी को कहते हैं हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। श्वास को अंदर लेना वो एक्टिव प्रोसेस है, और श्वास को बाहर छोड़ना वो अपने आप ही हो जाता है, उससे कहते हैं हम इलास्टिक रिकॉइल, इसलिए वो पैसिव प्रोसेस कहलाता है। अब इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होंगी वो देखते हैं अपन। इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है, और एसेसरी क्या है? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और स्केलेन। जब हम डीप इंस्पायर करते हैं तब ये वाली मसल इन्वॉल्व होती हैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन में सिर्फ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है। ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, इंट्राप्लूरल प्रेशर कम हो जाता है, एल्वुलर एक्सपैंड हो जाते हैं, जो हमारी एल्वुलाई रहती हैं वो एक्सपैंड होने के बाद एयर अंदर की तरफ जाती है हमारी बॉडी में। और जब एक्सपायरेशन होता है, जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर, देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन है वो इलास्टिक रिकॉइल से हो जाएगा, पर जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन है वो हमें करना पड़ेगा, तो वो एक्टिव प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि वो हम जानबूझ के कर रहे हैं। उसमें क्या क्या यूज़ होता है? एब्डोमिनल मसल। एक बार अभी जब हम ये समझा रहे हैं तो एक बार फोर्स एक्सपायरेशन करके देखो, फोर्सफुली हवा को बाहर छोड़ो, तो हमें अपने आप महसूस होगा कि हमारी एब्डोमिनल मसल उसमें इन्वॉल्व हो रही है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। एक बार बाहर सांस छोड़ो फोर्सफुली, देखना हमारा पेट नीचे से ऊपर तरफ सिकुड़ने लगेगा, फोर्स लगेगा, तब बाहर सांस जाएगी, बाहर हमारी हवा निकलेगी। ठीक है। कंप्लेंट्स क्या होता है? चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ये होता है कॉम्प्लेंस। नॉर्मल कॉम्प्लेंस कितना होता है? 200 ml बाय सेंटीमीटर, और ये H2O में नापा जाता है। कॉम्प्लेंस जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? फाइब्रोसिस, और कॉम्प्लेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? एम्फाइसेमा। सर्फेक्टेंट, जो हमने ऊपर एनाटॉमी में बात की थी, ये वाला सर्फेक्टेंट जो सिक्रीट करते हैं हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स एल्वुलाई के, वो सर्फेक्टेंट क्या होता है वो देखते हैं अपन। सिक्रीटेड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये हम देख चुके हैं। लोअर एल्वुलर सरफेस टेंशन, सर्फेक्टेंट क्या करता है? हमारे एल्वुलर सरफेस टेंशन को कम करता है, और एल्वुलर को कोलैप्स होने से बचाता है। जो एक फ्लूइड होता है सर्फेक्टेंट, बेसिकली सर्फेक्टेंट ल्यूब्रिकेंट को ही कहते हैं, और वो हमारी एल्वुलाइज को कोलैप्स होने से बचाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी से। इसको एक बार लिख लेना, ये जहाँ भी आप अपने एग्ज़ाम में इसको मेंशन करेंगे ना, तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा आपकी आंसर शीट को तो वो अपने आप समझ जाएगा कि आपने बहुत डीप स्टडीज़ की हैं। अब ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म क्या है हमारे? मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। थोरेसिक एक्सपेंशन, सांस अंदर लो एक बार तो अपना थोरेक्स अपने आप ही फूल जाएगा, वो दिखेगा हमें। फिर इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज होगा, एल्वुलर एक्सपांसन होगा। अब हवा अंदर भरेगी तो एल्वुलाइज अपने आप एक्सपैंड करेंगी, और एल्वुलर का प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और एट द एंड हवा अंदर की तरफ पहुंच चुकी होगी। हम देखते हैं अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट्स हमने बताई थी कहाँ? रेस्पिरेटरी जोन में।
और रेस्पिरेटरी जोन में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो उसके अंदर क्या क्या होगा वो देखते हैं। एल्वुलर कैपिलरी डिफ्यूज़न सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे। O2 डिफ्यूज फ्रॉम एल्वुलाई, और प्रेशर ऑफ O2 एल्वुलाइज में क्या होता है 104 mmHg, और कैपिलरीज में प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है 40 mmHg। तो जहाँ लोअर प्रेशर होगा वहाँ पे ये चला जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कहाँ से डिफ्यूज़ होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। मोर सॉल्युबल डिफ्यूजेस फास्टर डेस्परेट लोअर ग्रेडियंट। देखो लोअर ग्रेडियंट की तरफ का CO2 भी जाएगी, लोअर ग्रेडियंट की तरफ O2 भी जाएगी। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे सबसे पहले। 97% बाउंड विद द हीमोग्लोबिन। 97% जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है वो Hb के साथ बाउंड होती है, बंधी रहती है, और जो बाकी की 3% बचती है 97% को छोड़ के वो ब्लड में डिजॉल्व रहती है। O2 की कैपेसिटी देखते हैं। 1 ग्राम Hb बाइंड 1.3 ml O2। जो हमारा 1 ग्राम का हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 ml की ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इस हिसाब से हम देखते हैं तो 15 ग्राम का हीमोग्लोबिन, देखो जब हम Hb टेस्ट कराने जाते हैं तो यही वैल्यू आती है 13 से 15 ग्राम बाय DL मेल्स के लिए। तो जो नॉर्मल वैल्यू है 15 ग्राम बाई DL Hb की वैल्यू, वो कितनी ऑक्सीजन बाइंड करके रखती है हमारी 20 ml बाई DL ऑक्सीजन को बाइंड करके रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट क्या होता है 7% डिजॉल्व होती है स्ट्रीम्स में, ब्लड स्ट्रीम्स में। 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के रखती है, और बाकी की बची हुई 70% बाइकार्बोनेट के रूप में रहती है हमारी बॉडी के अंदर। हेल्डन्स इफेक्ट के बारे में हम देखते हैं। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन एडिंग CO2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है। न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूरल और केमिकल कंट्रोल रेस्पिरेशन में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने न्यूरल कंट्रोल की तरफ। तो न्यूरल कंट्रोल में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मेडुला और पोन्स। मेडुला क्या करता है, DRG मेडुला के DRG वाले हिस्से से डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं मेडुला में, छोटे छोटे बारीक बारीक हार्मोन्स होते हैं, वो इंस्पिरेटरी रिदम बनाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बिना जाने बिना सोचे हम दिन भर काम करते रहते हैं या रात में सोते रहते हैं, हमें पता नहीं होता हम सांस ले रहे हैं, पर वो अपने आप रिदमिक ब्रीदिंग होती रहती है। वो हमारा क्या कराता है, DRG कराता है। और VRG क्या होता है, ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन और हैवी एक्सरसाइज में काम आता है। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, या फिर फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं एयर को बाहर की तरफ, तो हमारा VRG ग्रुप काम करेगा। ठीक है। पर जो DRG रहता है वो इंस्पिरेटरी रिदम नॉर्मल चलती रहती है और हमें पता नहीं रहता है। इसी के जस्ट अपोजिट पोन्स सेंटर क्या करता है, न्यूमेटिक सेंटर होते हैं जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, वो इंस्पिरेशन को लिमिट में कर देते हैं और रेट को रेगुलेट करते हैं। कौन से रेट को, हमारी रिदम्स को। और एपन्यूस्टिक सेंटर जो रहते हैं वो इंस्पायर करवाते हैं, कौन सा वाला, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जब हम फोर्सफुली सांस लेंगे, ज़बरदस्ती अपने अंदर फेफड़ों में, अपने लंग्स में हवा भरेंगे, फिर वो हवा हमें निकालनी भी पड़ेगी, तो निकलेगी कैसे, VRG से। ठीक है। इसलिए हमने ये दोनों सेम कलर में लिखे थे। इन दोनों का रिलेशन है और ब्लू कलर वालों का रिलेशन है, यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराते हैं। अब केमिकल कंट्रोल्स देखते हैं हम। जो हमारे बॉडी के सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, मेडुला रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ CO2, और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज रिस्पॉन्ड मेनली टू डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ O2। और जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि CO2 का प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब CO2 का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये कीमो रिसेप्टर उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। सबसे पहले देखते हैं माउथ टू माउथ या फिर बैग मास्क।
माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और बैग मास्क सबने देखा होगा या सुना होगा, इसके पहले भी हम इसके बारे में जान चुके होंगे कहीं ना कहीं। इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो बैग मास्क रहता है उसके आगे की तरफ एक नोज़ल लगा रहता है, वो हम पेशेंट की नोज़ पे और माउथ को दोनों को कवर करके रख देते हैं, और पीछे एक रबड़ का गुब्बारे जैसा रहता है, उसको हम प्रेशर से दबाते हैं, जिसके कारण फोर्सफुली हवा लंग्स तक पहुंच जाती है। और यही सेम प्रोसेस नाक को बंद करके पेशेंट की मुंह को खोल के उसके अंदर हम हवा को पंप करते हैं। ये होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की पहले तरीका। दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज्ड इन रेस्पिरेटरी फेलियर, मोड्स इंक्लूडेड वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, जब रेस्पिरेटरी फेलियर होता है पेशेंट को, तब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। इसके अप्लाइड देखते हैं। प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन कैन कॉज वेरोट्रोमा, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। देखो, ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को, तो ये प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी और वेरोट्रोमा। अब हम देखते हैं एस्पेक्सिया और हाइपोक्सिया। एस्पेक्सिया क्या कंडीशन कहलाती है, कंडीशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन प्लस एक्यूमुलेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन की कमी से होता है ये। और इसके साइंस क्या है, डिस्पनीमिया, साइनोसिस, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इनिशियली, और कॉन्वुलेशन, अनकॉन्शियसनेस, और फिर उसके बाद हो जाती है डेथ। ये इसके साइंस हैं। अप्लाइड, इमीडिएट रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एसेंशियल। एस्पेक्सिया में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमें देना ही है, क्योंकि वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, अनकॉन्शियस हो गया है, और ज़्यादा देर अनकॉन्शियस रहने के कारण उसकी डेथ हो सकती है। इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपोक्सिया क्या कहलाता है, इनएडिक्वेट। देखो, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पर इसमें ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पा रही ऑक्सीजन। कहाँ तक, टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हाइपोक्सिया के टाइप्स देखते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, टॉक्सिक हाइपोक्सिया, और स्टेंजेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, लो एट्रियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पे लिखा है, वर्ड आया है एनीमिक, तो इससे आप समझ जाओ कि यहाँ कहीं ना कहीं HB इंक्लूड ही होगा। तो डिक्रीज इन HB कॉन्सेंट्रेशन। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया क्या कहलाता है, सेल अनेबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। सेल जो ऑक्सीजन आ रही है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। इसके साइंस क्या है, साइनोसिस, ट्रैकीकार्डिया, कन्फ्यूजन, और थकान मतलब फटीग। इसके साइंस हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमारा लास्ट टॉपिक आज का। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है, स्पायरोमेट्री, लंग वॉल्यूम टेस्ट, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, एट्रियल ब्लड गैसेस, और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। स्पायरोमेट्री में वॉल्यूम बाय कैपेसिटीज़ को मेज़र करते हैं। लंग वॉल्यूम्स वही हैं जो हमने ये टेबल देखी थी, ये वाली टेबल, यही है हमारे लंग वॉल्यूम्स। इसी के अकॉर्डिंग लंग वॉल्यूम टेस्ट किया जाता है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, एक्सेस एल्वुलर कैपिलरीज एक्सचेंज, एट्रियल ब्लड गैसेस, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, pH ऑफ ब्लड, और HCO3-। हम एट्रियल ब्लड की गैसेस पे टेस्ट करते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट यूजफुल इन अस्थमा मॉनिटरिंग। जब किसी की अस्थमा मॉनिटरिंग करते हैं उस टाइम पे हमारा ये वाला टेस्ट काम आता है। कौन सा, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। सबसे लास्ट में हम चल के देखते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी हो जाती है इन्फेंट्स में। सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी से होने वाला सिंड्रोम हमने ऊपर पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब हम सर्फेक्टेंट पढ़ रहे थे तब हमने एक बार इसको देखा था। ये देखो, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सर्फेक्टेंट की कमी से होता है और इन्फेंट्स में होता है। COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न हाइपोक्सिया, राइट हार्ट फेलियर। पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव डिफेक्ट और हाइपोक्सीमिया।
और हाई एल्टीट्यूड भी हमारा रेस्पिरेटरी के अप्लाइड एस्पेक्ट्स में आता है, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड्स में हमें ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी आप ये भी बता सकते हैं आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथ वाले अपने बैच के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये जो हमने नोट्स बनाए हैं, ये अलग अलग बुक से निकाल के नोट्स बनाए हैं, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं। तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके जहाँ हम इसको रीड कर रहे हैं, जहाँ समझा रहे हैं, तो एक बार आप उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। और अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तब भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टा पे मैसेज करके आप PDF फॉर्म में नोट्स मांग सकते हैं, तो हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।